हे गाइस, ओम नमः शिवाय और स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्वप्निल प्रेमदास ब्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और सुपर बाइक, हमारी TRK 500 2X। तो आज इसका ऑनर रिव्यू करेंगे और बाइक का फुल ऑन डिटेल्स देंगे आपको, प्राइस से लेकर इसके मेंटेनेंस तक। तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं हमारे सुपर राइडर जय को। वेलकम मेरे भाई जय मेरे चैनल पे। भाई हर हर महादेव, जय महाकाल। जय महाकाल। तो बैठते हैं फटाफट और चालू करते हैं आपकी गाड़ी की बहुत सारी जानकारी, और आपसे रिलेटेड भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो जानना चाहते हैं सारी डिटेल्स की। जय जो है कैसे अपने बाइक को मेंटेन करता है, कैसे राइड करता है, कैसे प्लान करता है, सारी डिटेल्स बताएं। तो गाइस, इस गाड़ी में है 500 सीसी का सबसे बड़ा इंजन, और ये मैक्सिमम जो पावर है वो जनरेट करती है 46.9 bhp 8500 आरपीएम पे, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 46 न्यूटन मीटर 6000 आरपीएम पे। और गाड़ी की जो टैंक है 20 लीटर पेट्रोल आ जाता है इसमें, 20 लीटर। और जो माइलेज है वो जय बताएगा बाद में। तो जय भाई, हमारे व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी चीज इंस्पायर की थी बाइक राइडिंग करने के लिए और ऐसी बाइक लेने की? भाई पहली बात तो मेरी पहली बाइक थी पल्सर, और वो भी चोंच वाली पल्सर। जो फर्स्ट पल्सर आई थी मॉडिफाइड होके, चोंच वाली पल्सर, वो मेरी फर्स्ट बाइक थी। और उसी के जब बाइक परचेज करी थी उसी के बाद में आ गया था पल्सर मिनिया। MTV का शो था, स्टंटिंग शो था, तो उसके बाद में बाइक का क्रेज चालू था, सभी लड़कों में चालू था, स्वप्निल में भी था उस समय। तो वहीं से शुरुआत हुई थी एक बाइक राइड की, तो इस मुकाम पे है। क्या बात है। तो जय भाई, ये बताओ कि कितने साल से बाइक चला रहे हो? भाई बाइकिंग मगर एक्चुअल में बोला जाए गाड़ी में कब से चला रहा हूँ, तो पहले चेतक चलाई है पापा की। क्या बात है, बजाज चेतक, हमारा बजाज। हमारा बजाज चेतक चलाई है भाई। और स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि गाड़ी चलानी थी, ढलान पे गाड़ी थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, और हम गाड़ी पे थे। गाड़ी जहां तक जा सकती थी वहां तक गाड़ी ले गए बगैर चलाए, उस पर बैठ के। और जहां लगा कि गाड़ी अब हम गिरने वाले हैं, स्पीड तेज हो गई, वहां गाड़ी छोड़ के भाग के आ गए घर। अरे बाप रे। तो भाई ऐसा है कि शाम को पापा गाड़ी लेने गए थे, अपन तो नहीं गए, 2-4 दिन अपन ने फिर गाड़ी नहीं छोड़ी। तो 1998 से मैंने गाड़ी चलाना चालू किया है। और जो मैंने खुद के मतलब जो मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी थी, पापा की नहीं थी, चुरा के चला लिए थे। पापा ने बोला ले तू अपनी चला, तो वो थी पल्सर। तो पल्सर ली थी अपन ने 2007 के आसपास पल्सर ली। तो 2007 से आपकी राइडिंग चालू है। तो जय भाई, मैं ये जानना चाहता था कि आपको राइडिंग में कौन सा सेगमेंट पसंद है, बाइक में कौन सा सेगमेंट पसंद है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको एडवेंचर सेगमेंट पसंद है क्योंकि आपके पास एडवेंचर बाइक है, लेकिन आपको यही सेगमेंट क्यों पसंद है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। तो भाई मेरे को एडवेंचर बाइक पसंद है, देख सकते हो आप, एडवेंचर ही बाइक रखा हुआ। और एडवेंचर बाइक रखने का मेन रीज़न ये है कि हम लोग पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं, जंगलों में जाना पसंद करते हैं। बाइकर्स का तो सबको मालूम है कि वो पहाड़ों और नदियों की तरफ ही दौड़ता है। तो भाई सेगमेंट अपना जो है वो अपन ने रख रखा है एडवेंचर। और स्पोर्ट्स बाइक में मतलब लॉन्ग रूट के लिए मैं समझता हूँ कि कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे अगर आपको जाना है तो आपको टूरिंग बाइक लेनी पड़ेगी या एडवेंचर बाइक लेनी पड़ेगी। और कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहाँ पे एडवेंचर बाइक ही आपके ऐसा है कि जा सकती है या उस जगह पे पहुँच सकती है। तो भाई ये तो भाई अभी तक की तो सबसे चैलेंजिंग राइड अपनी लद्दाख थी। और लद्दाख में का रीज़न था लद्दाख का कि हाई एल्टीट्यूड, फर्स्ट ठंड, भाई फटे तक ठंड। भाई जो लद्दाख है ना, वो ऑलमोस्ट सारे राइडर्स का ड्रीम प्लेस है इंडिया का। इवन बाहर के भी जो लोग आते हैं वो भी चाहते हैं कि एक बार लद्दाख का जो हाई एल्टीट्यूड है उसको फेस करें, वहाँ एक्सप्लोर करें। तो भाई बताओ कि लद्दाख में ऐसा क्या हुआ कि वो आपको सबसे चैलेंजिंग राइड लगती है? पहली चीज़ तो खारदुंगला गए थे, मतलब अप्रॉक्स 17,000 प्लस मतलब फीट की ऊंचाई पे है वो। ऑक्सीजन लेवल टोटल 0, नीचे से लेह से चालू किया है, बॉडी को एक्लिमेटाइजेशन किया है 2 दिन रुक के, उसके बाद खारदुंगला के लिए आगे बढ़े हैं। तो कंडीशन ये थी कि 11,000 पे तो हम स्टेबल थे, और 11 से 17,000 जाना। भाई 17,000 जाना है, मतलब स्टार्टिंग तो ठीक हुआ, जोश से हुआ, ऊपर जाते जाते तक पूरी स्टेमिना
खत्म। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई मतलब सुन्न पड़ गए थे, आप समझ जाओ सुन्न पड़ गए थे, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वाह। मतलब बॉडी पूरी लूज हो जाती है और ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में जान ही नहीं है। अब जो वहाँ जा चुका है उनको एक्सपीरियंस होगा। और दूसरा एक एक्सपीरियंस जो सबसे खतरनाक था वो था पैंगोंग लेक का। -6 डिग्री टेम्परेचर था और इतना ज़्यादा ठंडी हवा थी वहाँ पे। और जो मतलब बोलते ना कि पहाड़ों पे जाओगे तो आपको बर्फबारी मिलेगी होती है, बर्फबारी तो नहीं थी भाई, वो पूरे के पूरे बर्फ गिर रहे थे बड़े बड़े। भाई पैंगोंग लेक के बारे में बताना चाहूंगा। पैंगोंग लेक वही लेक है जहां पर 3 इडियट्स का लास्ट वाला जो सीन शूट होता है ना एकदम खूबसूरत सा, वो है पैंगोंग लेक। तो नहीं देखे हो तो फटाफट गूगल में देख लो और डेस्टिनेशन बना लो कि वहां एक बार तो जरूर जाना है। पर भाई वहाँ पे नाइट रुकना, जो रुकेगा उसको पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन जाता है और ऑक्सीजन लेवल वहाँ 85% से नीचे चला जाता है। बाप रे। तो वो कंडीशन वहीं खराब हुई थी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। और वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मैं तो बोलती ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ, तो पेड़ दिखते ही नहीं भाई। बाकी ठीक है, एक बार लाइफ में लद्दाख की ट्रिप नहीं की तो क्या किया। क्या बात है। तो भाई देखो, जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं वो तो ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी बाइक आखिर आती कितने की है। आप राइड में जाते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सवाल है भाई ये। नॉर्मल सवाल है, लोग आपको यही पूछते होंगे कि भाई कितने की लिया। हाँ, कितने की लिया तो भाई? बताओ जरा हमारे व्यूवर्स को कि कितने की लिया। तो भाई गाड़ी की एक्चुअल कॉस्टिंग है 7,75,000 और आपको मतलब ग्राउंड पे उतारते उतारते 8 लाख पड़ जाती है। और उसके बाद में आप खर्चा चाहे जितना कर लो। ठीक है भाई, जब ये खर्चे की बात करी दी है तो फटाफट बता दो कि क्या क्या खर्चा लगाया है और कितने का है। भाई साइलेंसर चेंज है, हाँ? एससी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हाँ? क्रैश गार्ड नहीं आता गाड़ी में, क्रैश गार्ड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। पैनियर्स वगैरह हैं, टॉप बॉक्स है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर आप और कुछ भी एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको कोई मनाही नहीं है, आप लगा सकते हो, जितना पैसा डालना है डाल दो। ठीक है, मतलब जो बेसिक खर्चा है वो यही है कि आपको गाड़ी को सेफ रखने के लिए क्रैश गार्ड लगाना होगा, लगाना ही और पड़ेगा। अपने सामान ढोने के लिए आपको पैनियर्स और आपको टॉप बॉक्स चाहिए। हाँ। ठीक है, और प्लस रोला मारने के लिए आपको चाहिए एससी प्रोजेक्ट का साइलेंसर। साइलेंसर साउंड सुना देंगे भाई, साउंड सुना देंगे तब तो भाई फटाफट फटाफट साउंड सुना दो। चलो साउंड सुना ही देते हैं। ये आपको हमारे चैनल पे साउंड सुनने मिलेगा, लाइव रहो रुको। वैसे सपनीले लोग नाच भी चुके हैं उसको। हाँ हाँ, बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। 1 2 3। ठीक है bro। तो भीड़ हटाने के लिए काफी है ये वाली आवाज। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो जय को लीड में रख लेते हैं ताकि जय जो है सामने का क्राउड जो है वो साफ कर दे थोड़ा। भाई ये बिल्कुल नहीं है, टेल में रखते हैं। बोले ये भग जाएगा, टेल में रखो इसको। ठीक है भाई। तो भाई प्राइस तो हो गया, अब हम लोग को फटाफट बता दो कि ये देती कितना है। जनरल क्वेश्चन है सबका कि माइलेज क्या है इसका। तो भाई माइलेज ऐसा है कि सिटी में चलाओगे तो 15 आपको मिलेगा। ठीक है। कंपनी दिमाग बोलती है कि 22 तक देती है, हाईवे पे 20 देगी। बस इतना एक्सपेक्ट करके चलो। और उसके बाद भी आप अपना पेट्रोल टैंक आधा रखना। क्यों भाई ये बिलिंग करती है। ओके। पर ये कि एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि भाई बिलिंग करेगी, तो आप इससे अच्छा मतलब मेरा कहना ये है कि आप आधा टैंक भर के चलो, उससे कम मत चलो। ओके गाड़ी तो भाई माइलेज से तो मेरे को ये समझ में आ गया कि लोग तो एकदम बोलते ही होंगे आपको कि भाई बाइक क्यों चला रहा है, कार चला ले। वो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। वो जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई अब फटाफट बता दो कि टॉप स्पीड क्या है, क्योंकि देखो ये सारे व्यूअर्स का जानना है कि 500 सीसी की गाड़ी है, कितनी स्पीड से चला सकते हैं। भाई 500 सीसी की गाड़ी है आपकी और कंपनी क्लेम करती है कि आप कम से कम स्पीड में चलाओ। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा कि आप तेजी से इस गाड़ी को चलाओ, बट 200 की स्पीड तक जाती है अगर गाड़ी के आप पार्ट्स थोड़े खोल दो। गाड़ी हैवी है काफ़ी, गाड़ी की अप्रॉक्स जो वेट है 280 केजी है, तो उसको खोलोगे तो वो 200 तक जाएगी और उसके साथ में चलाओगे तो 160, 170, 180 आराम से जाएगी। भाई 160, 170 भी बहुत होता है, मतलब आप समझ भाई 36 मेरे को नहीं लगता कि कहीं इतनी स्पीड के रोड मतलब आपके है कि कंटिन्यूअसली आप चला सकते। तो भाई ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने गाड़ी ले ली, माइलेज मेंटेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे ये बता दो कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है, कैसे मेंटेन कर रहे हो इसको और कितना खर्चा बैठता है आपको इसके मेंटेनेंस। भाई एक चीज तो पता है कि बाइकर ग्रुप में जब बोलते हैं कि टीआरके जा रही है
तो सारे बंदे बोलते हैं कि भाई अगर गिरी तो उठाने में 4 बंदे लगते हैं, है ना। ठीक है। तो वो कई वीडियो डले भी हैं उसके। तो रही बात मेंटेनेंस की, तो भाई आती है, अगर पालना है तो पाल लो, क्योंकि आपका एक सर्विस का कॉस्टिंग इसका 12 से 15 हजार रुपए तक जाता है। माँ कसम 12 से 15 सिर्फ सिंगल एक सर्विस का। तो अगर आपने ले भी ली तो आप ये सोच के चलना कि 20 का एवरेज आपको माइलेज मेंटेन करना है, और 15 हजार रुपये आपका 6,000 किलोमीटर पे आपको इसका सर्विस कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है ब्रो, ठीक है। जय भाई, हो गई आपके बाइक की सारी डिटेल्स। अब हम लोग को ये जानना है कि ये वाली बाइक लेकर आप कितना लंबा राइड किए हो और कितनी राइड अभी आप कर चुके हो, और उसके एक्सपीरियंस बताओ हम लोग के व्यूअर्स को कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है लंबे राइड में, कितना मजा आता है। देखो, मतलब छोटी राइड तो ठीक है, 100-200 किलोमीटर में बोलता हूँ स्टार्टिंग में आप चलाओ, और बाकी लंबी राइड ऐसा है कि पहले 100-200 चलाओ, पहले उसके लिए अपने आप को वो कर लो प्रिपेयर, फिर उसके बाद आप अपनी लंबी राइड ले जा सकते हो। और रही बात मेरी राइड की, तो मेरा लद्दाख हो चुका है, नेपाल करंटली स्वप्निल भाई के साथ में हमने किया है, उसके बाद में बिहार हो चुका है, झारखंड हो चुका है, और उत्तर प्रदेश हो चुका है कंप्लीटेड, मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीटेड हो चुका है, और महाराष्ट्र हो चुका है। अभी जो अगर देखा जाए बेसिकली मोटे मोटे सेगमेंट मेरे हो चुके हैं। साउथ की राइड है मेरी अभी कुछ ही दिन में तो मैं बता दूंगा अगर होती है तो। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट की राइड हम लोग स्वप्निल भाई हम लोग कर ही रहे हैं साथ में। अरे यार, ये वाला बम नहीं फोड़ना था, लोगों को पता कैसे चलता। आगे की प्लानिंग भी लीक कर दे रहे हो आप मेरे चैनल पे। तो भाई सबसे लंबी जो राइड बोली जाए तो अपनी वन डे की अगर मैं राइड बोलूँ तो वो है वृंदावन से डायरेक्ट रायपुर की। वृंदावन से डायरेक्ट रायपुर भाई कितना किलोमीटर? वो अप्रॉक्स होगी आपकी 1000-1100 किलोमीटर के आसपास की राइड थी। ओके। क्योंकि मैं वहाँ से मथुरा गया, मथुरा से दाऊ जी के मंदिर गया, तो वो 101 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया था। अब पूरा डायरेक्ट 1000 किलोमीटर रायपुर। आपका अयोध्या गए थे, अयोध्या की राइड थी, वो तो काफ़ी एडवेंचरस राइड हो गई थी क्योंकि उस समय इनॉग्रेशन का समय था और किसी को भी अयोध्या में एंट्री नहीं थी, सुल्तानपुर में सबको रोक दे रहे थे। तो वो राइड एक एडवेंचर थी कि सुल्तानपुर से जाने नहीं देना है, और हम लोग इधर उधर से बच के, अपने ही देश में इधर उधर से बच के अयोध्या तक पहुंचे थे, खेत कूदा के और पता नहीं क्या क्या एडवेंचर करके। तो वहां जाके एकदम मजा आ गया, वो राइड एक जबरदस्त थी। तो गाइस, जो जय है इन्होंने बताया कि लॉन्ग राइड पे ये अयोध्या करके आए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के एक लौते राइडर है। सोलो इन्होंने रायपुर से लेकर अयोध्या इनॉग्रेशन के टाइम पे निकल गए थे, पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है इनको। ठीक है, तो भगवान राम की भक्ति है, आप यही मान लो। और बहुत पेपर पर में एकदम न्यूज बाजी आई थी, अरे बाप रे, एक बंदा बाइक लेकर अयोध्या चले गया है और राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखने के लिए पहुंच गए थे। तो बहुत डिफिकल्टीज थी, बाहर के राइडर्स लोग को या बाहर के लोगों को एंटर अलाउड नहीं था, पर उसके बाद भी वो घूम घाम के बहुत दूर पैदल चल के ले दे के वहां पहुंचे हैं। तो सेम डे पे पहुंचा था, सबसे मेन में 22 को जो इनॉग्रेशन था उसी समय पे वहां पहुंचा था और कार्यक्रम चल रहा था। भाई एक क्वेश्चन और बता दो कि देखो उस टाइम पे कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग कई बार ऐसे फेस्टिवल से ऐसी जगहों में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमको स्टे नहीं मिलता, होटल्स नहीं मिलते, रहना खाने का समझ में नहीं आता, तो कैसे मैनेज किया? भाई पहली चीज तो अयोध्या में टोटल बैन था, बाहर के लोग ही बैन थे, तो होटल तो सब बंद थे। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी कि एक जगह रिक्वेस्ट करने पे मुझे छत पे टेंट लगाने को मिला। ओके, तो आप टेंट लेकर चलते हो? टेंट लेके अपन साथ में चलते हैं, गैस चूल्हा लेके चलते हैं, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं वहाँ मैगी बना लो। ऑप्शन है यही। मैगी राइडर्स का फेवरेट फूड है मैगी। घर पे कोई नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही बाइक निकल के चौक में पहुंचेंगे सबसे पहले मैगी बनाएंगे। और पहाड़ों की मैगी तो बात ही अलग है। पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। तो यही है कि रामलला की कृपा थी तो रहने के लिए छत मिल गई। ठंड बहुत ज्यादा थी भाई उस समय। ठंड का टाइम था ना? ठंड का टाइम था, हाँ, दिवाली। हमने वहां पे बंदरों की जगह पे जाके कब्जा किया था। अच्छा, बंदरों के साथ रह रहे थे? बंदर बाजू में सो रहे हैं, हम वहां पे टेंट लगा के बाजू में सो रहे हैं। तो सुबह उठ के मेरा एक रील भी होगा, तो उसमें दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए बंदर की जगह पे हम लोग उनको हटा के खुद सो रहे हैं वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, इससे भी गंदी सिचुएशन आती है। तो हनुमान जी पाप देंगे इनको। अरे उनके प्रभु के मंदिर के इनॉग्रेशन में गए थे भाई, उनने हमें अपनी जगह दी थी, लो भाई सो। क्या बात है। तो जय भाई, ये बताओ कि जब आप राइड में जाते हो तो आपको लोग मिलते होंगे, तो वो कैसे कैसे आपसे सवाल पूछते हैं और क्या जवाब आप देते हो उनका? तो ये दोनों चीजें आप खुद से बताओ कि कैसे फनी क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और आपका जवाब उनके लिए क्या रहता है।
तो स्वप्निल भाई, तो आप भी राइड पे जाते हो, आपको भी पता है कि लोगों के सवाल क्या अतरंगी होते हैं। तो जहाँ भी कोई व्यक्ति सुपर बाइक देखता है तो उसके सवाल भी अतरंगी रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग मतलब एप्रिसिएशन ही करते हैं कि आप मतलब कैसे राइड में आ जाते हो, इतना हैवी वेट लेके, इतनी हैवी बाइक, आप एकदम दुबले पतले से बोले संभालोगे कैसे? कोई दुबला पतला तो नहीं बोलेगा भाई। हाँ, बाइक के सामने भले छोटा लग रहे थे। हाँ, मतलब इतनी हैवी गाड़ी कैसे कैरी करते हो, और अकेले सोलो राइड भी कर रहे हैं, तो हैवी बाइक है, इस बाइक के ऊपर अगर अपन सामान वो कर दें, हैंग कर दें, तो और ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके के सवाल अपने को आते हैं कि कुछ लोग तो बेनेली को 1250 GS समझते हैं। मोस्टली केसेस में लोग बोलते हैं भैया कितने की गाड़ी है, कितने लाख की गाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन होता है भैया एवरेज कितना देती है। फिर नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि कितनी स्पीड से चलाते हो। ये मोस्टली लोग पूछते हैं भैया कितना जाती है। नॉर्मल भी खड़े रहो तो एक क्वेश्चन बंदे लोग पूछते हैं कि भैया कितना जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। भाई अब मेरे को एक बात बताओ कि लोग आपकी तारीफ किए होंगे कभी, तो ऐसी कौन सी अतरंगी तारीफ है जो आपको याद है कि किसी ने आपके लिए किया होगा? तो भाई एक अभी मुक्तिनाथ की राइड में अपने को सर मिले थे, हैदराबाद के थे, रील वगैरह भी उसका। तो उसमें सर ने मेरे को बोला कि उनकी लैंग्वेज में बोल रहे थे, वो हैदराबादी लैंग्वेज में, काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में। तो वो मेरे को बोले कि भाई तुम्हारा मतलब इतनी दूर से आए हो। पहले तो पूछा, तो बोले छत्तीसगढ़ से। बोले छत्तीसगढ़ से आए हो? बोला हाँ। तो फिर बोले कि भाई कमर नहीं दुखता क्या? तो मैंने बोला सर हैबिट है, डालनी पड़ती है। फिर उसके बाद उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, बड़े स्प्राउटेड बंदे हो यार आप। तो ये शब्द मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया। और हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो तारीफें तो मिलती हैं नो डाउट, कि कहीं पे भी जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई आप आ गए हो यहाँ तक, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो 4 व्हीलर से नहीं आ पा रहे हैं, या फिर हम सोच ही रहे हैं खाली, आप तो होके आ गए बोले। देखो जितने भी व्यूवर्स हैं ना, वो ये तो जानना चाहते होंगे कि अगर लोग इतनी बड़ी बड़ी बाइकें ले लेते हैं तो वो करते क्या है, ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास में इतनी बड़ी बाइक आ जाती है। जैसे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक सुपर बाइक ले लिया, या बाइकिंग करते करते हमने बाइक ले ली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में है। तो मैं चाहता हूं कि वो मिथ आप थोड़ा सा दूर कर दो, कि आप बताओ हम लोग को कि क्या आपको बाइक पैसे कमा के देती है या नहीं देती है, और आपने ये बाइक कैसे ली, कैसे मेंटेन करें? भाई पहली चीज़ तो ये है कि यूट्यूब पे प्रमोशन और इधर उधर के प्रमोशन करके ही अर्निंग करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और जो बाइकर्स हैं या मोटो ब्लॉगर हैं या राइडर हैं, वो पहले बाइक में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसकी एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके मेंटेनेंस पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर फ्यूलिंग में इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपका कैमरा सेटअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप नॉर्मल मोबाइल से कैमरे से बाइकिंग की वीडियो नहीं बना सकते। तो मेरे हिसाब से तो आप वेल स्टेबल्ड हो, आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करा सकते हो, आप वीडियो शूटिंग के इक्विपमेंट परचेज कर सकते हो। उसके बाद आप सोच सकते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे हम तो ये आपकी अर्निंग की एक जनरी चालू कर सकते। तब तक तो आप मेरे हिसाब से शायद मतलब पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज का ध्यान रखना कि पहले आपको अपनी चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जाके चैनल जो है वो आपका ग्रो होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको आउटपुट आएगा। तो काइंड ऑफ ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर कोई इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करता है, बहुत लोग शौक के लिए करते हैं। तो जैसे जय भाई जो हमारे हैं वो शौक के लिए करते हैं। तो भाई फटाफट हमारे व्यूअर्स को ये बता दो कि आप काम क्या करते हो जिससे ये वाली गाड़ी आ गई। ये मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि भाई आप काम क्या करते हो और आप बाइक, मतलब क्योंकि मैं मोस्टली टाइम हर राइड में चला जाता हूँ, और कोई भी लंबी राइड हो तो मैं एग्री हो जाता हूँ कि मैं चला जाऊँ। तो पहली चीज़ कि मैं नौकरी नहीं करता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नौकरी करूँगा तो मेरा फर्स्ट फोकस होना चाहिए नौकरी, क्योंकि उससे मैं जो अर्निंग करूँगा उस पर इन्वेस्ट करूँगा। तो मेरा खुद का बिजनेस है और उससे मेरी जो अर्निंग होती है, बिजनेस मेरा इन द सेंस बोला जाए तो मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मैं उसको हैंडल कर पा रहा हूँ, या अपना जो बाइक का खर्चा है वो हैंडल कर पा रहा हूँ। तो मेन रीज़न वही है, मेरा अर्निंग का सोर्सेज वो है और उसी से मैं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं हर राइड के लिए एग्री हो जाता हूँ कि मैं ठीक है जा रहा हूँ, क्योंकि समय निकालना भी मुश्किल काम होता है, काम से समय निकालना भी जरूरी है। थैंक यू भाई ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि अगर आप ये शौक पालते हैं तो आपको आपका अर्निंग प्रोसेस अलग रखना पड़ेगा। पहले आपको कमाना पड़ेगा, आप जिस भी फील्ड के हैं उसमें आप पहले अर्न कर लीजिए कुछ चीज़ें, उसके बाद आप अपने शौक पूरे कीजिए। और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ चीज़ें नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ें लीजिए और उस पर आप
इन्वेस्ट कीजिए। तो भाई देखो, मेरे को एक चीज बताओ कि इतनी बड़ी बाइक लेने के बाद में क्या सेफ्टी जो चीजें हैं, जो गियर्स है, वो राइडर्स को लेना चाहिए ये सब चीज करने के लिए? आप कौन कौन से गियर्स आप परचेस किए हो और क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है एक न्यू राइडर के लिए अगर आप राइडिंग चालू करते हैं? एक न्यू राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी है। भाई घर से भी निकल रहे हो तो वो आपको कैरी करना है, वो है फुल हेड का हेलमेट। हाफ हेड नहीं, फुल हेड। क्योंकि राइड में हम लोगों ने देखा भी है कि जो हाफ हेड का हेलमेट भी इंजरी कर देता है और हैवी इंजरी कर देता है, तो वो आपके लिए मैंडेटरी है। बाकी अगर आप लॉन्ग टूर के राइडर्स हो तो राइडिंग जैकेट आपके लिए कंपलसरी है, ग्लव्स आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो या ठंडे वाली जगह पे जा रहे हो तो विंटर लाइनर लेना बिल्कुल ना भूलें। आपका रेनकोट वगैरह आपके साथ में होना चाहिए। बाकी जो नी प्रोटेक्टर है, आपका राइडिंग पैंट्स है, राइडिंग शूज़ है, ये सब आप परचेज करके चलें, क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि 2 मिनट में रिस्क हो जाता है स्वप्निल भाई। मतलब मैंने कई सिचुएशनें देखी ऐसी नाइट में कि वैसे तो मैं नाइट की राइडिंग को अवॉइड करता हूँ कि कोई नाइट में राइड ही ना करे, क्योंकि नाइट में विजिबिलिटी कम होती है और अगर गाड़ी की लाइट अगर अच्छी नहीं है आपकी तो एक्सीडेंट के जो मोस्टली चांसेस होते हैं वो नाइट राइडिंग में ही होते हैं, जो मैंने देखी हैवी। और बाकी ओवर स्पीडिंग होता है, जो ओवर स्पीडिंग करता है उसके कारण। बाकी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कहीं मतलब कोई गाय बैल आके आपसे अगर टकरा जाए खुद से तो बात अलग है, तो वो भी टकराने के लिए आपके पास में अगर गियर्स रहेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। और बाकी रहा कि सेफ्टी गियर बिल्कुल ज़रूरी है। तो याद रखें गाइस कि अगर आप राइडिंग चालू कर रहे हैं तो देखिए राइडिंग गियर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं बाइक्स के, तो ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट से लेवल 2 जैकेट ले लो, आप लेवल 1 जैकेट भी लेकर आप चालू कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेलमेट, आपका सर आपको बचाना है, तो फुल फेस हेलमेट रखो, प्लस उसके साथ में आप जैकेट कोशिश करो, सबसे पहले आप जैकेट ले लो, बॉडी प्रोटेक्ट करो, देन फिर आपके शूज़, राइडिंग पैंट्स, ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो। एक चीज़ और पॉइंट करना चाहूँगा स्वप्निल भाई कि कभी कभी कुछ राइडर बोलते नहीं भाई हमारी राइडिंग स्किल बहुत अच्छी है, राइडिंग स्किल बहुत अच्छी है, हमको कुछ होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। जो व्यक्ति मतलब 2000-1500 किलोमीटर की राइड किया है, 3500 किलोमीटर की राइडिंग किया है, वो आपको एक्चुअली बता पाएगा कि मतलब रोड में क्या हो जाता है। सिचुएशन 2 मिनट में क्रिएट होती है। रोड आप जा रहे हो, सीधा सीधा जा रहे हो, थोड़ा सा जर्क आया, वो जर्क आपकी गाड़ी गिरा देता है। वो छोटा सा जर्क होता है और वो आपकी गाड़ी को अनबैलेंस कर देता है। आप सीधे सीधे रोड पे जा रहे हो, बाजू में कोई कैटल खड़ा है, कोई गाय खड़ी है, वो आपकी गाड़ी के साउंड से रोड पे सामने आ जाती है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपको तुरंत ब्रेक लगाने पड़ते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि अच्छे से अच्छा राइडर उधर, अच्छे से अच्छा बाइक राइडर है वो संभाल नहीं सकता वहाँ पे, चाहे कितना अच्छा भी स्किल वाला। देखो भाई, मैं तो बोलता हूँ कि ना अगर आप रोड में निकले हो ना तो 99% आपका स्किल है और 1% लक है। अगर वो 1% लक उस दिन खराब हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप राइडिंग पे निकले हो तो सारे गियर्स जो है वो आप ले लो और फुल ऑन प्रोटेक्शन के साथ जाओ, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो गाइस सब टाइम आ गया है कुछ भी उटपटांग सवाल पूछने का, तो मैं अभी जय भाई से पूछने वाला हूँ कि भाई आप बताओ कि आपका ड्रीम पिलन राइडर कौन है, किसके साथ आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो? भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग राइड पे किसी के साथ नहीं जाना चाहता। भाई जो सुकून अकेले में हेलमेट में खुद से बात करने में है ना, वो कहीं नहीं है। और जो खुद से एक्सप्लोर करना, घूमना और जो देखना, भाई वो कोई नहीं होगा भाई, पीछे तो कोई नहीं जाएगा अभी। कोई नहीं जाएगा? कोई तो होगा जिसको आप सोचते होंगे कि किसी को बिठा के घुमा लूं थोड़ा सा। हाँ भाई, कोई नहीं जा सकता, नहीं बताना चाहते हैं। तो गाइस देखो, सबसे बड़ा सवाल जो है राइडर के लिए रहता है कि आप अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करते हो। तो जय भाई बताओ, कैसे कन्विंस करते हो अपने फैमिली को राइड में जाने के लिए? ये क्वेश्चन का जवाब मेरे भी खुद के परिचित बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई तू कन्विंस कैसे करता है यार, इतनी लंबी राइड कराता है, बोले सोलो चला जाता है, बोले तू कन्विंस आखिर कैसे करता है। तो भाई अगर आपको किसी भी राइड, इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कन्विंस करता हूँ कि जब भी मुझे कोई राइड, हो सकता है इसके बाद मैं ना जा पाऊँ, ये मेरा फंडा काम ना करे, तो भाभी को ये वीडियो नहीं दिखाएंगे। बताओ भाई। तो भाई कन्विंस ऐसे करते हैं कि पहले तो मैं, जब मुझे राइड डिसाइड होती है कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले मैं शॉर्टेड रूट डिसाइड करता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रिपेयर करता हूँ घर वालों को कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। फिर घर वाले प्रिपेयर, हाँ चलो ठीक है ये जा रहा है, यहीं से यहीं तक जा रहा है। फिर उसके बाद मैं ना हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करता जाता हूँ।
जैसे अगर यहाँ से पुणे जाना है तो भाई मैं यहाँ से नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर से अमरावती, फिर अमरावती के बाद आगे धीरे। मैं यहाँ आगे होते काम करता हूँ, पुणे तक चला ही जाता हूँ। तो ये भाई अभी तक तो थोड़ा सा काम कर रहा है, बट शायद आज के बाद करे ना करे। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जय भाई शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, पर उसके बावजूद भी ये लंबी लंबी राइड कर लेते हैं। क्या पता ये कैमरे पे बोलना ना चाह रहे हो सकता है ये भाभी को कन्विंस करने के लिए बोले एक महीना झाड़ू पोछा मैं करूंगा, बाकी मेरे को जाने दे। तो कुछ भी हो सकता है ना, बताना मत, ठीक है कोई बात नहीं, भाभी जानती है और आप जानते हो। तो जय भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहता है, देखो नॉर्मल पब्लिक तो जानना चाहती है कि एक राइडर राइड प्लान कैसे करता है। मैं अपना बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जय भाई का सुन लेते हैं कि जय भाई बताओ आप राइड प्लान कैसे करते हो। अगर कभी भी आपको सोलो जाना है या एक कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है तो कैसे ढूंढते हो उन चीजों को? पहली चीज़ तो कोई भी आप अपनी राइड बगैर प्लान के नहीं कर सकते, और जो भी अनप्लान्ड अगर कोई राइड आप करते हो तो वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50% होते हैं मेरे हिसाब से। ओके। तो पहले प्लान होता है कि हमें जाना कहाँ है, तो उसका पहले हम पूरा वर्कआउट करते हैं कि ले जाना क्या क्या है, तो साथ में कैरी क्या क्या करना है, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, उसके हिसाब से हमें जो मटेरियल है अपना लगेज बनाना पड़ता है। उसके बाद में सेकेंडरी हमको उस लोकेशन की मैपिंग करनी पड़ती है पूरी ओवरऑल, कि हम एक्चुअली में इतने डिस्टेंस पे यहाँ जाएंगे, इतने डिस्टेंस पे यहाँ जाएंगे। मेरा पर्सनल है, तो मैं फर्स्ट डे जो मैं राइडिंग स्टार्ट करता हूँ तो वो मैं मैक्सिमम रखता हूँ कि मैं मैक्सिमम जितना डिस्टेंस कवर कर सकूँ कम से कम समय में, क्योंकि फर्स्ट डे मेरे में फुल ऑन एनर्जी होती है और मैं ज़्यादा कवर कर पाता हूँ। ओके। तो 700-800 किलोमीटर का डिस्टेंस में रखता हूँ नॉर्मली, और उसके बाद में फिर मैं अपने रूट के हिसाब से प्लान करता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है तो 200 किलोमीटर ये एक्सप्लोर करना है। तो वो प्रॉपर वे में अभी तक तो ऐसा हुआ है कि प्रॉपर वे में सिचुएशन के हिसाब से मैं गया हूँ और सिचुएशन के हिसाब से मैं आया हूँ, और कभी भी दिन 1 या 2 दिन का डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग जो करके जाते हैं अपन, उसी के कारण हो पाता है। बाकी आप कैसे जाते हो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू भाई मेरे चैनल में आने के लिए और लोगों को इतनी डिटेल्स देने के लिए। तो होप सो कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा TRK 500-2X के बारे में और हमारे सुपर राइडर जय के बारे में। सो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल भी करना, भाई का भी चैनल का लिंक दे सोलो राइडर सीधी बोल दिया मैं, डाल देगा। मिलते हैं गाइस।